धरती के अनेकों स्वर्ग में से एक हांगकांग शहर, यह चाइना का सबसे नीचे लगा कोस्टल सिटी है दोस्तों। आजकल ये काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि चाइना नए नए अध्यादेश लाके इसके प्रोटेस्ट को दबा रहा है और इसको पूरा हड़पने की साजिश कर रहा है। तो वाकई में ये हड़पने की साजिश कर रहा है या ये हांगकांग चाइना का ही है, ये भी इस वीडियो के में समझेंगे दोस्तों। और साथ ही यह भी निकल के आएगा कि यूएई के इतने सारे डेवलपमेंट में हांगकांग का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, अगर हांगकांग सिटी को अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये नीचे ठीक चाइना के नीचे से लगा हुआ एक कोस्टल एरिया है। सी बीच के किनारे बसा हुआ ये शहर है दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये, या ये कहिए एक समय ये चाइना का ही था। तो आज यह विवाद काफ़ी गहरा गया है और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये हांगकांग है क्या। कुछ लोग इसे बोल रहे हैं ये अलग कंट्री है, कुछ बोलते हैं हांगकांग को चाइना हड़प लेगा। ऐसा जो भी समस्या है दोस्तों, इस वीडियो में ये सारा कुछ सुलझ जाएगा। दोस्तों, इस समस्या को समझने के लिए हम लोगों को इतिहास में थोड़ा जाना होगा। करीब 200 बरस पहले, ये 200 बरस पहले दोस्तों, जब हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिश हम लोगों को गुलाम बनाई हुई थी। ये ऑलमोस्ट उसी समय का घटना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा बोलबाला था अपने देश पे। व्यापार करने से बहाने आके पूरे भारत को गुलाम बना लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये तकरीबन 200 बरस पहले का ही ये भी घटना है दोस्तों। इसको बड़ा ही रोचक है, इसको हम लोग तुरंत समझ लेते हैं क्या है ये। दोस्तों, जब हम लोग गुलाम थे तो भारत को तो गुलाम बना चुका था अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ सोचा कि चलो ये भारत तो अपना कैप्चर में आ गया है, ये बगल में उसका नज़र चाइना पे भी पड़ने लगा धीरे धीरे। इतना बड़ा एरिया तो भी चाहे तो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि चाइना पे उसकी दृष्टि ज़मीन कैप्चर करने की ओर लेके नहीं थी, लेकिन उसको व्यापारिक हित दिख रहा था वहाँ पे। अब उस समय चाइना की बात करें तो चाइना में उस वक्त मुख्य व्यापार था रेशम और चाय का व्यापार, और रेशम और चाय का व्यापार ही उसकी इकोनॉमी का मुख्य बेस था दोस्तों। तो ब्रिटिश क्या किया, उससे चाय और रेशम लेने लगा और बदले में उसे कुछ भी नहीं देता था। तो इसका हमेशा चाइना विरोध करता था कि भाई अगर आप मेरे को नहीं दे सकते हो, करेंसी में नहीं दे सकते हो, तो आप मेरे को सिल्वर में दो, सिल्वर कॉइन दे दो। आप मेरे से चाय रेशम लो, बदले में मेरे को सिल्वर दे दो। तो एक्चुअली क्या था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटेन लोगों का एक मानसिकता है, ये लोग क्या है कि ख़रीदना जानते हैं और उसका पैसे अदा करना ये लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह से देखा चाइना फिर धीरे धीरे क्या किया कि अपना उसका किसी भी ब्रिटेन का किसी भी सामान पे ख़रीदने के लिए वो दिलचस्पी दिखाना कम कर दिया। तो ब्रिटेन सोचा यार इस तरह से तो ये दिलचस्पी दिखाना कम कर दिया तो फिर मेरा माल बिकेगा कहाँ। तो उन्होंने एक बड़ा ही एकदम भयानक एक चाल चला। वो चाल क्या था दोस्तों, वो चाल था मतलब कि देखा कि भाई अब तो ये कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा करो कि चाइना के लोगों की मजबूरी हो जाए ब्रिटेन पे आश्रित रहने की। दोस्तों, अब क्या है कि अब ये ब्रिटेन सोचने लगा कि भाई ये तो अब जब पैसा के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है, तो इसको कुछ ऐसा फांसो कि ये पूरा का पूरा इसका जो इकोनॉमी है उस पर मेरा कब्जा हो जाए। इन लोगों ने क्या किया ब्रिटेन वालों ने दोस्तों कि अफ़ीम होता है ना, अफ़ीम जो ड्रग्स के श्रेणी में आता है, अफ़ीम, उसको ओपियम कहते हैं, ओपियम। तो वो क्या किया, एक बुद्धि लगाया कि धीरे धीरे क्या किया, चाइना के लोगों को अफ़ीम का नशा पकड़ा दिया कि सब कोई धीरे धीरे एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से वो पूरा एरिया करते करते ऐसा हुआ कि कुछ सालों में पूरा चाइना का जो बेल्ट है वो पूरा अफ़ीम के गिरफ्त में आ गया। तो भाई चाय का नशा तो आदमी छोड़ भी सकता है, लेकिन जब इसको अफ़ीम का नशा पकड़ लेगा तो जल्दी छोड़ नहीं सकता है। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन पूरा देख रहा था इसका, तो सोचा समझा चाल था कि सबको नशा के गिरफ्त में ले लो चाइना को। अब चाइना में क्या हुआ कि अफ़ीम का डिमांड बढ़ने लगा। बस ब्रिटेन को इसी दिन का इंतज़ार था। वो करता क्या था कि हम भारतीयों को सता के हमसे अफ़ीम का खेती करवाता था और औने पौने में बोलता था चल हट फट अफ़ीम लेके अपना सीधा, उसका पैसा भी नहीं दिया किसान को, भारतीय किसान को, और यहाँ का अफ़ीम ले जाके चाइना में बेच दिया। अब चाइना में अफ़ीम इतना बढ़ गया ये अफ़ीम का कारोबार कि लास्ट में चाइना का गवर्नमेंट का दिमाग स्ट्राइक किया कि भाई ये तो मेरा जो मेन इकोनॉमी था, ये चाय और कपास का, ये सब तो अब धरा का धरा रह गया है, और जो है वो सिर्फ हम जो है अफ़ीम खरीदने में लगे हुए हैं, तो मेरी तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। समझो कि कोलैप्स हो चुकी थी उसकी इकोनॉमी उस समय। और ब्रिटेन ये अच्छा से समझ रहा था कि चाइना अंदर से अब खोखला हो चुका है, वो पूर्णतः हम पे अफ़ीम खरीदेगा, और उस अफ़ीम खरीदता था और उसका बदले में वो पैसा भी लेता था ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के जो व्यवसायी थे। तो अब तो ये दोहरा फ़ायदा हो रहा था। तो चाइना एक क्या किया कि अब इस चीज़ को समझ गया और अपने यहाँ एक नियम बनाया कि भाई धीरे धीरे यहाँ पे अब पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, चाइना में कोई अफ़ीम नहीं बेच सकता है। तो भाई ब्रिटिश को भी मना किया कि आप ये सब कारोबार समेटिए यहाँ से नशा का, और अब जाइए वापस, यहाँ पे ये सब नशा का कारोबार मत कीजिए।
तो ब्रिटेन बोला कि भाई मेरे को क्या मतलब है भाई, हमको तो फ़ायदा हो रहा था इसलिए हम ये कर रहे थे। तो वो वहाँ से पाँव खींच लिया। अब क्या हुआ, ब्रिटेन दिमाग लगाया कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, और इसको उससे बहुत फ़ायदा होता था अफ़ीम बेचने से। अब वो क्या किया कि इस अफ़ीम को ज़बरदस्ती चाइना वालों को पिलाने के लिए और आदत लगाने के लिए, बेचने के लिए चाइना के साथ एक युद्ध कर दिया, जिसको हम लोग इतिहास में अफ़ीम युद्ध के नाम से जानते हैं। वो फर्स्ट ओपियम वार, ये भी 2 बार हुआ था। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ओपियम वार हुआ था 1839 से 40 ईस्वी, 1 साल चला था ये ओपियम वार, जो अफ़ीम युद्ध है। बताइए, अफ़ीम खिलाने के लिए भी युद्ध कर दिया, ऐसा था ब्रिटेन। तो इस हुआ क्या कि इस युद्ध में चाइना की भयंकर हार हो गई। जब भयंकर हार हो गई तो ये चाइना का एक छोटा सा कोस्टल सिटी था चाइना के नीचे लगा हुआ, हांगकांग। जब ये चाइना हार गया तो ब्रिटेन क्या किया, इस हांगकांग पे कब्जा कर लिया कि चलो अब ये मेरा है। तो अब कब्जा कर लिया तो चलो ठीक है, तो कब्जा कर लिया। उस वक्त चाइना कमज़ोर था। अब क्या हुआ दोस्तों, हांगकांग को तो कब्जा कर चुका था ब्रिटेन। अब क्या हुआ कि चाइना में एक टाइप का विद्रोह फैल गया कि भाई ये तो कब्जा कर लिया है, और इधर क्या कर रहा था ब्रिटेन, वो जो हांगकांग कैप्चर किया था वो हांगकांग के रास्ते से स्मगलिंग शुरू कर दिया। जितना भी अफीम है सबका अच्छा खासा सप्लाई करने लगा। वो अपना बिजनेस का हब बना लिया था हांगकांग को, और पर्पस भी इसका यही था हांगकांग कैप्चर करने का। अब इससे परेशान होकर चाइना में बहुत विरोध होने लगा आपस में ही कि भाई ये तो ज़बरदस्ती मोनोपोली कर रहा है, डिक्टेटरी कर रहा है ब्रिटेन। फिर इस पर दोबारा एक युद्ध मतलब वो लोग उग्र हुआ, तो इस पर ब्रिटेन फिर से एक युद्ध कर दिया। उसको हम लोग बोलते हैं दूसरा अफीम युद्ध। बताइए, अफीम के लिए भी 2 बार युद्ध। और ये जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1856 से 1860 के बीच चला था। मतलब ये थोड़ा सा लंबा चला था, करीब 4 साल चला था ये युद्ध। इसमें भी चाइना भयानक रूप से हार गया। अब क्या किया ब्रिटेन के, हांगकांग का जो बचा खुचा एरिया था आसपास का, उसको भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया, कैप्चर करना, करते करते कर ही लिया कैप्चर। अब परिणाम स्वरूप ये हुआ कि दोनों देश के बीच तनाव बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया, और ये काफ़ी बढ़ता ही चला गया। और वो अपना कंसंट्रेट किया हुआ था व्यापार पे ब्रिटेन की, भाई तुम लोग जितना गुस्सा दिखाना है दिखाओ, ये हांगकांग के थ्रू हम लोग स्मगलिंग करेंगे, मतलब ओपीएम की सप्लाई करते रहेंगे। तो अब देखो ये क्या हुआ, 18 से लेके 1898 तक बहुत सारा तनाव हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ। अब धीरे धीरे ये चाइना जो है ब्रिटेन का इतना विरोध करने लगा कि ब्रिटेन भी तंग आकर हांगकांग को बोला कि यार इसका तो कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लास्ट में उसने कहा चाइना को कि ठीक है भाई, ऐसा करो कि तुम हमको ये 99 साल के लिए रेंट पर दे दो हांगकांग। तुम्हारा जो ये हम हांगकांग लिए हुए हैं, कैप्चर किए थे युद्ध में, ये हमको 99 साल के लिए हम इसको अभी रखेंगे, और इसके बदले में तुम हमसे रेंट ले लो, भाड़ा ले लो। 200 साल पहले कितना भाड़ा ही लगता था दोस्तों। वो अपना क्या किया, 99 साल के लिए एक लीज़ कर लिया, भाड़े पे ले लिया 99 साल के लिए हांगकांग। अब समझो, अब 1898 में ये लीज चालू हुआ, और ये लीज 99 साल का मियाद था। 1997 में ये लीज समाप्त हो गया। अब ये जब लीज समाप्त हो गया तो अब स्थिति एकदम साफ़ हो गया था कि अब यहाँ से ब्रिटेन को जाना पड़ेगा, और हांगकांग तो वापस चाइना का हो जाता। तो अब देखिए, अब यहाँ पे समस्या क्या हो गया, क्योंकि हांगकांग जो है वो मुख्य समुद्रिक मार्ग पे था, और यहाँ पे क्या हुआ, 99 साल में इतनी सारी कंपनियाँ आई व्यापार करने के लिए। ये काफ़ी समृद्ध शहर हो चुका था हांगकांग। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच था, एकदम बिल्कुल लोकतंत्र था, बोलने की आज़ादी थी, और बहुत ही अच्छा औद्योगिक माहौल भी था, और ये काफ़ी डेवलप कर गया 99 ईयर में। और ये ब्रिटेन के छत्र छाया में रहा तो जाहिर है वो डेवलप करेगा ही, क्योंकि ब्रिटेन उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। ये लोग तो बहुत मज़ा व्यापारी होता था ब्रिटिश लोग। मतलब ये जो 99 साल का लीज था वो 1998 में पूरा हो जाना था। और अब क्या हुआ कि जो 1998 में लीज पूरा होने लगा, तो 97 में, तो अब सब कंपनियां जो वहाँ पे इतनी साल से काफ़ी डेवलप कर चुकी थी, इन लोगों के सामने एक भय का माहौल हो गया कि भाई अब क्या होगा। अब तो ये वापस चाइना के शासन में चला जाएगा, और चाइना में कोई भी नेशनलिस्ट नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट है। वो उन लोग का अपना डिक्टेटरी है, अपना रूल है, अपना व्यवहार है, अपना नियम कानून है। और सभी कंपनियाँ डर गई कि भाई अब क्या होगा हम लोगों का। तो सभी कंपनी एकजुट हुई और ब्रिटेन को बोली कि भाई आप यहाँ से चले जाइएगा तो चाइना हम पे कब्जा कर लेगा, और हम चाइना के अंडर में रहना हम लोग को स्वीकार नहीं है। ब्रिटेन भी सोचा चलो यार अब तो कुछ करते हैं तुम लोगों के लिए सोचते हैं। तो लास्ट में क्या किया, उसने चाइना से कहा कि भैया आप एक काम करो कि आप अपने देश में 2 कानून रखो, एक देश 2 कानून में समझ जाओ कि 1 नेशन 2 रूल। तो वहाँ पर 1 नेशन 2 लॉस था। ये जैसे कि हम लोग के यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा था धारा 370 वाला, जस्ट लाइक वही समझिए हांगकांग को चाइना के लिए।
तो अब ब्रिटेन कहा कि यह कानून 1 नेशन 2 रूल जो है वो 50 साल तक आप रखिए, 50 साल के बाद आपको जो करना हो कीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ये 50 साल आप इस कानून को चलाइए। अब इधर ब्रिटेन का भी जितना कंपनी, ब्रिटेन भी अपना कंपनी से कह दिया कि भाई इस 50 साल में तुम लोग भी अपना अपना देख लेना कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ रहोगे नहीं रहोगे, इस 50 साल तुम्हारे पास वक्त है। अब इधर क्या हुआ, 1997 के आते आते एक और घटना हुआ। हांगकांग का जो जितना भी कंपनी था वो सब, किसी को चाइना पे भरोसा था नहीं, और 97 में ये लीज पूरा हो रहा था, तो क्या किया, कुछ कंपनी जो है डर के भाग गया हांगकांग छोड़ के। अब हम लोग को देखना है कि ये सब जो कंपनी भागा, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भागी जो सब टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट मानी जाती थी, वो भाग कर गई कहाँ दोस्तों। अब 1997 में चाइना के डर से जो कंपनियां भागी, वो सोचे कि अब वो एक सुनिश्चित जगह ढूंढने लगी, सुरक्षित जगह, जहाँ पे उसे साधन, सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग, सब फैसिलिटीज़ मिले। तो इसको कैश कर लिया उस वक्त यूएई तो एक वीरान रेगिस्तान जगह था, वहाँ कुकुर कौआ कुछ नहीं जाता था दोस्तों। मात्र उसका ये डेवलपमेंट इधर का 2 दशकों का डेवलपमेंट है, और ये सीधा मैं आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों यूएई आज एकदम इतना चरम पर है इसका डेवलपमेंट। तो साधन सुरक्षा वो ढूंढ ही रहा था कि भाई अब तो मुझे 97 में यहाँ मुझे नहीं रहना है चाइना के साथ, तो वो लोग भाग गए। तो भाग के वो लोग यूएई क्या किया, सबसे संपर्क साधना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद चाह रहा था कि मेरा डेवलपमेंट हो, खुद वो एक रेगिस्तान था। तो अब क्या हुआ कि ये सबसे प्लस पॉइंट क्या था कि यूएई भी एक सामुद्रिक मार्ग पे था, तो ये सब सारा सब्ज बाग दिखाना शुरू कर दिया हांगकांग के कंपनियों को कि देखिए आप लोग यहाँ आइए, हम भी आपको सुरक्षा देंगे, आपको हमारे पास भी अच्छा व्यापारिक कानून है, हमारा भी जो देश है वो एकदम मुख्य समुद्री मार्ग पे है, आप लोग को व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब सारा सब्ज बाग दिखाया गया। परिणाम यह हुआ कि 97 में ही बहुत सारी कंपनी यूएई में शिफ्ट कर गई। आज आप देख लीजिए यूएई का डेवलपमेंट, परिणाम ये हुआ है कि यूएई आज डेवलपमेंट का आइकन बन गया है। लोग कहता है कहाँ रहते हो भाई, तो दुबई में रहते हैं, और वाकई यूएई आज डेवलपमेंट का वर्ल्ड में एक आइकन बन गया है। अब दोस्तों ये तो छोड़ो, ये तो जो भागी 1997 में चाइना के डर से वो यूएई में शिफ्ट हो गई। अब उसका क्या हुआ, जो नहीं गई वहाँ से, वो क्योंकि तब तक में 50 साल का और भी 1 नेशन 2 रूल आ गया था, तो कुछ कंपनियां वहाँ रुक गई। तो दोस्तों जो कंपनियां वहाँ रुक गई उसको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि शुरू में चाइना किसी को कोई परेशानी और दबाव नहीं बनाता था। अब चाइना ये देख रहा था कि भाई हमारे यहाँ कोई प्रोटेस्ट अलाउ नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको जो मर्जी आए कर रहा है। तो चाइना के मन में ये सब चीज़ खटकने लगा हांगकांग को लेकर। अब चाइना देख रहा था कि फाइनली 2047 में तो हांगकांग हमारा होगा ही, तो उसने धीरे धीरे वहाँ अभी से अपना शिकंजा कसने लगा। वहाँ के जो भी प्रोटेस्ट होता था उसको रोकता था। वो चाहता था कि पूरा तरह से 2047 आते आते वहाँ चाइना का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लागू हो जाए। अब वहाँ पे क्या हुआ कि चाइना ने उसका फ्रीडम को धीरे धीरे कसना शुरू कर दिया हांगकांग के लोगों को, कि नहीं भाई ये जो फ्रीडम आप ले रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से परेशान करना शुरू कर दिया चाइना। यह देखते हुए सारा वेस्टर्न कंट्री इसका विरोध किया कि भाई आप मत सताओ ऐसे हांगकांग को, और जितना भी वेस्टर्न कंट्री है वो हांगकांग को एक विशेष रियायत देने लगा व्यापार में, कि भाई आपसे जो है हम थोड़ा सा टैक्स कम लेंगे, ठीक है, आप अपना देखो, आपको हम सपोर्ट के रूप में टैक्स कम लेंगे, लेकिन चाइना से हम ज़्यादा लेंगे टैक्स व्यापार करने में। तो अब ये चीज़ को समझ रहा था चाइना। तो चाइना तो था ही तेज़। वो करता क्या था कि अपना सारा माल बना के हांगकांग पहुंचा देता था, और वो हांगकांग से अमेरिका चला जाता था या जहाँ भी जाना है। तो इस तरह से वो उसका टैक्स में ये रियायत मिला हांगकांग को, और फ़ायदा ले रहा था चाइना। तो अमेरिका भी इस चीज़ को समझ रहा था, लेकिन वो करे क्या, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे अब चाइना के मन में एक अलग गेम प्लान था। चाइना देख रहा था कि 1898 से लेकर 1997 में 99 साल ब्रिटेन खूब लूटा हांगकांग को अपने पास रख के, और ये 50 साल का और मोहलत ले लिया, चलो 2047। तो 2047 एक डेडिकेटेड लाइन मतलब ईयर मान रहा है चाइना हांगकांग को। तो अब इसमें चाइना सोच रहा है कि भाई क्यों ना हांगकांग के लोगों को अभी से अपने हिसाब से चलने की आदत लगा दिया जाए, ताकि आगे जाके कोई परेशानी ना हो। अपना डिक्टेटरी का शुरुआत कर दिया है, अत्याचार का। कुछ भी होता है नया तरह तरह का कानून लाता है, गलत कानून, और विरोध होता है तो उसको दम भर कुटाई करता है। हांगकांग के लोगों को बहुत मारता है, दौड़ा के मारता है, और यही सब चीज़ का विरोध हो रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड।
तो अब क्या हुआ दोस्तों कि 2014 में चाइना का और भी कुछ गलत नीति आ गया, जिसका विरोध शुरू हो गया। विरोध इतना तीव्र हो गया कि पूरा 10-10 लाख लोग चाइना के रोड पे उतर गया प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए, हम गुलाम नहीं रहेंगे। उसी स्वतंत्रता को दबाने के लिए क्या हुआ कि इधर चाइना सोच रहा था कि भाई क्या तुम लोग फ्रीडम रहोगे, जो फ्रीडम मिलना है 2047 में, इसके बाद तो जो हुर कूच करके तुम लोग को लाएंगे वो पूरा विश्व देखेगा। और दोस्तों होगा भी वही, बहुत ज़ोर से हांगकांग के लोगों को ये काटना शुरू करेगा और सबका सब चाइना हो ही जाना है, क्योंकि जो कानूनन है वो है। अब चाइना तो प्रोटेस्ट को दबाना शुरू कर दिया। अब क्या देखा कि वो प्रोटेस्ट को दबा नहीं पा रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा दबाने के लिए उन्होंने केमिकल का छिड़काव करने लगा। वो 10 लाख लोग जो रोड में निकलते थे उसके ऊपर आप देखेंगे द गार्जियन का जो इंटरव्यू है उसमें कुछ फ़ोटो में आपको दिखेगा कि कुछ लोग पाइप से पूरा मास्क पहन के पूरा पब्लिक पे स्प्रे कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, गूगल में भी बहुत सारा पिक्चर है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसी केमिकल से बचने के लिए, क्योंकि जब वो केमिकल पड़ता था तो उससे सांस की तकलीफ़ें हो जाती थी वहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को, तो इसी केमिकल से बचने के लिए लोग छाता का इस्तेमाल करने लगे 2014 में। तो ये छाता अब कुछ भी होता था, प्रोटेस्ट करना है, आप 10 लाख लोग छाता टाना, निकल गया रोड में। अब इतना भीड़ छाता के साथ, इसको छाता आंदोलन कहते हैं हम लोग हिस्ट्री में अम्ब्रेला मूवमेंट यही है, 2014 अम्ब्रेला मूवमेंट। दोस्तों 2017 में चाइना एक नया नियम लेके आया, जिसमें उसने हांगकांग से कहा कि भैया आप लोग के यहाँ जो चुनाव होता है वो अब चुनाव होता रहेगा, आप लोगों को मताधिकार मिलेगा, लेकिन चुनाव में कौन कौन लोग होंगे ये बीजिंग में बैठी कम्युनिस्ट सरकार तय करेगी। अब बताइए, लोग होंगे लेकिन वो कौन कौन लोग चुनाव में खड़ा होगा, आप सिर्फ वोट दीजिएगा। जो कौन कौन लोग खड़ा होगा वो तय करेंगे कौन, जो मेन लाइन चाइना है ये लोग, पीपुल रिपब्लिकन वाले। तो ठीक है भैया, तो रूल तो बहुत ख़तरनाक था, लेकिन ये तो समझ रहा था हांगकांग का लोग, मतलब चुनने की आज़ादी है, लेकिन उसी को चुनिए जो चाइना भेजेगा। अब चाइना क्या किया, चाइना ने भेजा चैडी लॉम को। ये जो एक महिला हैं, ये चाइना सरकार की बहुत करीबी मानी जाती हैं, और समझिए ये चाइना के इशारे पे ही काम करती है। जो चाइना गवर्नमेंट डिसीजन करेगा, ये सेम डिसीजन वो हांगकांग पे अप्लाई करती रहती है यहाँ बैठ के। और अभी हांगकांग की ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव भी यही हैं। इनको ज़रा अच्छा से देख लीजिए, ये पूरे खास मानी जाती हैं चाइना की, और उन्हीं के इशारे पे काम करती हैं। नहीं करेंगी तो खुद चाइना से कल गायब हो जाएंगी, क्योंकि चाइना में किसी का जान लेना उतना ही है जैसे हम लोग कछुआ डाल के मच्छर को झोंक देते हैं। तो खैर ये जो भी है, तो मतलब अब साफ था कि चाइना जो है अब इनडायरेक्टली हांगकांग को चलाने लगा इनकी सहायता से। तो अब क्या है कि इसके खिलाफ़ चाइना में और भी उग्र प्रदर्शन होने लगा कि भाई ये क्या है, ये तो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि बस हम लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट दे किसको रहे हैं, तो चाइना को दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ के पब्लिक को समझ में आ गया कि भाई ये तो चाइना बहुत बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहा है। और आप एक बात जान लीजिए, चाइना में जो है वो अब कोई भी वहाँ पे अलाउ नहीं है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे हम लोग करते हैं वो सब कुछ भी अलाउ नहीं है। तो अब चाइना क्या दिमाग लगाया कि हांगकांग में फेक आईडी, फेसबुक के फेक आईडी से पूरा इसका प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एक नया ग्रुप बना के पूरा एकदम गलत मैसेज फैलाने लगा हांगकांग का, ताकि ये हांगकांग का ये प्रोटेस्ट कमज़ोर हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि हांगकांग के लोगों ने फेसबुक पे ये रिपोर्ट कर दिया, तो फेसबुक वालों ने टोटल इस चाइनीज़ लोगों की फेक आईडी को बंद कर दी, और इस तरह से वो चाइना वहाँ बुरी तरह फेल्योर हो गया। दोस्तों अब इतना कुछ हुआ था कि चाइना को प्रोटेस्ट दबाने का एक शानदार मौका मिल गया 2018 में। अब इस लड़के को ज़रा गौर से देखिए, इसके नाक के पीछे क्या है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। यहाँ भी लैला मजनू का खेल हो गया दोस्तों, जो बहुत महंगा पड़ा है हांगकांग को। अब गौर से देखिए, ये लड़का है, ये लड़का जो ये आशिक जो है, इसका नाम है चियांग टोंग काई। ये लड़का क्या किया दोस्तों, अपने जीएफ को, अपने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ताइवान ले गया, हांगकांग से ताइवान ले गया घुमाने के लिए। और वहाँ पे जाके कर दिया इसका खलास, गेम कर दिया और साफ़ कर दिया, इसका मर्डर कर दिया। तो मर्डर तो 2018 में हो गया, तो चलो मर्डर हो गया। यहाँ पे एक मर्डर से कोई ख़ास इस कहानी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहानी इस मर्डर के बहाने से इतना घूमा जो बहुत महंगा पड़ा हांगकांग को। अब क्या हुआ कि कुछ 2019 में एक कानून पारित हुआ, जो इनकी खास है चैडी लॉम। उन्होंने कहा कि भाई तब तक एक घटना और हुआ दोस्तों। ये जो घटना हुआ, जो मर्डर हुआ,
ये जो लड़का ले गया हांगकांग के लड़की को ताइवान घुमाने और वहाँ मर्डर कर दिया, तो वहाँ की पुलिस चाइना के पास आई और बोली कि भाई ये जो लड़का है चांग टोंग काई, इसको आप मेरे हवाले कर दीजिए, ये हमारे देश में मर्डर करके भागा है और जिसका मर्डर किया है वो लाश हमारे देश में है, आप उसको अपना ले जाइए और ये लड़का को मेरे हवाले कीजिए, मेरे देश में ये मर्डर किया है तो सज़ा हम देंगे। तो हुआ क्या था कि उस वक्त हांगकांग के पास कोई प्रत्यर्पण कानून नहीं था कि वो किसी को कोई अपराध करके अगर किसी को अपराधी को अगर किसी को देश को देना है उससे रिलेटेड जो है अभी तक वो हांगकांग में ऐसा कोई कानून नहीं बना था। अब चाइना दिमाग लगाया और 2019 में एक तो कानून लेके आ गया। इस कानून में उसने कहा कि देखो उस कानून में उसने 2 बातें जोड़ दी जो कि हांगकांग के लोग को बहुत ख़तरनाक लगा और वो समझ गया कि हम लोगों को तो पूरी टपकाने का प्लानिंग है ये। हांगकांग बताया कि भाई वो चाइना बताया हांगकांग को कि अब जो भी लोग हांगकांग में अपराध करेंगे उसको सज़ा सुनाने के लिए ताइवान भेजा जाएगा और साथ ही साथ उसको प्रत्यर्पण करा के चाइना भी भेजा जा सकता है। तो ये इतना ख़तरनाक कानून था। इसका नतीजा यह हुआ कि चाइना हांगकांग के लोगों को चिन्हित कर प्रत्यार्पण कर के अपने देश बुलाकर मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। हांगकांग के लोगों को यह बुरी तरह पीटा जाने लगा, बहुत मारता था हांगकांग के लोग को। कुछ दुकानदार को तो सिर्फ इसलिए मारा था, गोली से मरवा दिया था कि वो लोग जो है अपने सोशल मीडिया में या किताब में चाइना विरोधी बातें सब लिखता रहता था, तो इसलिए उन लोगों को सबको गोली मार दिया। मतलब जितना भी एग्रेसिवली मतलब प्रोटेस्ट को दबा सके चाइना, इसका कोई कसर नहीं छोड़ रहा है अभी हांगकांग के अंदर। चाइना फिर एक ठो लॉ लेके आया जिसमें चाइना के ख़िलाफ़ लिखने वाले मतलब ऐसे बहुत सारे लोग, चाइना का तो विरोध चल ही रहा था हांगकांग में प्रोटेस्ट के माध्यम से, और चाइना भी एक सूत्री कार्यक्रम कर दिया कि भाई हांगकांग के लोगों को चिन्हित करने लगा था कि कौन ज़्यादा नेता बन रहा है। जो लोग उनके रास्ते में खतरे बन रहे थे उसको सीधा वो हांगकांग से प्रत्यर्पण कानून के तहत ले आता था चाइना बीजिंग। और वहाँ का तो अदालत जानते हैं, आज आइए कल मुकदमा चला, परसों टंगाइए और जाइए हवा खाइए। तो वहाँ पे यही एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा था। दोस्तों अगर आप इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी देखिए पूरा विश्व में कोरोना फैला है और अभी चाइना यही देख रहा है कि अभी मौका है हांगकांग को थूर के नोच के एकदम दबा दो, क्योंकि अभी तो इसको कोई बचाने नहीं आएगा और अगर कोई बचाने आता भी है तो उसको भी दम भर मारो, क्योंकि अभी और उसका पास सबसे बड़ा बहाना है कि कोरोना का बीमारी फैलाएगा सब भीड़ लगा के। मतलब चाइना एकदम इसका पूरा कोरोना महामारी में जम के एकदम ठोक रहा है अभी हांगकांग को। अब क्या है कि चाइना अमेरिका से भी खुलकर कह दिया है कि भाई ये जो आप नया तर्क भड़क कर रहे हैं हांगकांग को टैक्स में छूट देके, आप भी अब ये सब बंद कर लीजिए धीरे धीरे। तो अब यह देखें दोस्तों, अगर ये भारत के साथ इस मैटर को अगर आप देखते हैं तो धारा 370 पर इंडिया जो है सो चाइना को भी अपना एक पर्सनल इशू बोलकर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। तो उसी प्रकार आज चाइना भी भारत को लिखित बता दिया है कि भाई आप देखिए ये हांगकांग जो है वो हमारा, हांगकांग से हमें स्पेशल राइट्स सब हटा रहे हैं अब धीरे धीरे, तो आप भी हमारा ये अंदरूनी मैटर में कभी नहीं पड़िएगा। और फिलहाल तो खैर ये मोदी गवर्नमेंट अभी इस पर कुछ नहीं बोली है। दोस्तों भारत को एक फ़ायदा यह भी होगा कि चाइना जितना कठोरता से हांगकांग को कुचलेगा वहाँ की कंपनियाँ उतना ही तेज़ी में भागेगी। और इस बार क्या है कि ये भागी हुई कंपनियाँ यूएई नहीं जाकर सीधा मोदी जी का प्लान है भारत शिफ्ट कर लेने का। और जो भारत सरकार का अभी तो चल भी रहा है मतलब आत्मनिर्भर भारत का, तो उस तरह से भारत में आत्मनिर्भरता भी आएगा और इस बार जितना कंपनी भागेगा हांगकांग से सब उस बार इंडिया यहाँ पे रोक लेगा। तो चाइना का जो बॉर्डर पे गलवान घाटी का जो ये केस हुआ है दोस्तों, तो उस पर भी चाइना जो इतना आज खफा है उसके पीछे भी ये सब भी एक कारण है हांगकांग को लेकर, कि हांगकांग से कंपनियां भी, हांगकांग जब आने का तो आ जाएगा 2047 में, लेकिन वहाँ पे रहेगा क्या, सब कंपनी तो तब तक भाग चुकी रहेगी। तो ये एक अलग गुस्सा है। अब दोस्तों अब एक बात समझना ज़रूरी है, 2047 में करेगा क्या, 2047 आते आते ये वही काम करेगा हांगकांग में जो तिब्बत के साथ किया था, सबको मार काट के भगा देगा। तो मतलब तिब्बत का आदमी, जो लोग मेन तिब्बतियन हैं उनको हटा के वो लोग क्या किया था, मेन लाइन चाइना जो है उधर पूरा चमगादड़ खाने वाला सबको उधर फेंक दिया और चमगादड़ खाने वाला सबको लाला के भर दिया तिब्बत में। अब तिब्बत में तो तिब्बत का आदमी है ही नहीं, तो प्रोटेस्ट कौन करेगा, जो आज पूरा वर्ल्ड से कहता है कि भाई तिब्बत में तो कोई प्रोटेस्ट करता ही नहीं है, तिब्बत में कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और हकीकत तो कुछ और था। तो अब दोस्तों कुल मिलाकर हांगकांग तो चाइना का ही था और सैकड़ों वर्षों बाद हम देखेंगे कि ये चाइना का ही हो जाएगा 2047 में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 2047 में चाइना जो है वो अपने हांगकांग समस्या को पूर्ण रूपेण सुलझा चुका होगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।